हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के पेपर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आप लोगों का जो मैंने कहा था कि सिलेबस जब आपका अपलोड कर दूंगी, चीज़ें आपके एक क्रम में यूनिट वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि नोट्स जो आपको यहाँ मिलेंगे, जो आंसर आपको दिए जाएंगे, वही आपको एग्ज़ाम में लिखने होंगे और आप उनको समझे रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। पूरी गारंटी है कि इस वीडियो से आपके प्रश्न फंसने ही फंसने हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए बिना देर किए हम आपके क्वेश्चंस को देखते हैं और हम सभी क्वेश्चन के आंसर को भी समझेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विज्ञान के पदानुक्रम से आप क्या समझते हैं। जैसा कि विज्ञान का पदानुक्रम यानी कि संस्तरण, विज्ञान का संस्तरण कि किस क्रम में विज्ञान विकसित हुआ, पहले कौन सा विज्ञान विकसित हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ और सबसे बाद में कौन सा विज्ञान विकसित हुआ। तो ऑगस्ट काम्टे जो थे, जिनको समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र को उन्होंने ही विकसित किया है और सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग भी ऑगस्ट काम्टे ने ही किया है, जो कि फ्रांस के विद्वान थे और उन्हें 1838 में समाजशास्त्र को नाम दिया। तो उन्होंने ही विज्ञान के पदानुक्रम पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो देखिए, विज्ञान का पदानुक्रम 19वीं शताब्दी में ऑगस्ट काम्टे द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है और यह जो सिद्धांत है, इसमें उन्होंने बताया है कि विज्ञान सबसे सरल और सबसे सामान्य वैज्ञानिक अनुशासन, यहाँ पे देखिए अनुशासन में अनुशा बड़ा श होगा, उसके बाद छोटा सा है सन। तो वैज्ञानिक अनुशासन खगोल विज्ञान से शुरू होकर समय के साथ विकसित होता है। देखिए, सबसे पहले गणित, गणित के बाद खगोल विज्ञान और उसी के बाद भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद जाकर के समाजशास्त्र विकसित हुआ है। तो ये किसने बताया है? ये क्रम बताया है ऑगस्ट काम्टे ने। इन्होंने बताया कि उन विज्ञानों का विकास सबसे पहले हुआ जो सबसे कम जटिल और कम आश्रित एवं मानवता से सर्वाधिक दूर थे, क्योंकि गणित की अगर हम बात करें तो वो अदर साइंस के ऊपर कम डिपेंडेड है और वो कम जटिल है और मानवता से काफ़ी ज़्यादा दूर है। धीरे धीरे खगोल शास्त्र फिर ऐसे जब विकसित होता गया, तो समाजशास्त्र की अगर हम बात करें तो वो अदर्स विज्ञानों के ऊपर अधिक डिपेंड है और वो अधिक जटिल है और मानवता से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका विकास सबसे बाद में हुआ है। और ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र के बाद बताया कि अगर अब कोई विज्ञान विकसित होगा तो वो नीति शास्त्र होगा, जो मनोविज्ञान और नीति शास्त्र का मिश्रण होगा। और ऑगस्ट काम्टे ने ये भी बताया कि समाजशास्त्र जो है सभी विज्ञानों की रानी है या महारानी है। तो विज्ञान के पदानुक्रम, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस पर वीडियो भी मैंने फुल अपलोड कर दी है आपके यूनिट नंबर 2। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के उदय की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 100% परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं और आपने सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में अपने इस सिलेबस में समाजशास्त्र के उदय के बारे में ही सारी चीज़ों को पढ़ा है और मैंने 3 वीडियोस में आपका समाजशास्त्र के उदय के बारे में कंप्लीट कराया है। 3 वीडियोस आप अगर देख लेंगे तो आप समाजशास्त्र के उदय के ऊपर जो कुछ है आप अच्छे से समझ जाएंगे। पूरा नोट्स भी मैं आपको हर वीडियो में प्रोवाइड करा देती हूँ। तो देखिए, जब समाजशास्त्र की उदय की बात आती है तो हम इसको पहले समझते हैं। देखिए, आप एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा कि हेडिंग ज़रूर डालिएगा। यहाँ पे मैं समझाती हूँ, आपके आंसर को देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, तो हेडिंग नहीं डालती मान लीजिए अगर, तो आप हेडिंग ज़रूर डाला कीजिए। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हेडिंग अच्छे से राइटिंग में डालिए। उसके बाद आपसे समाजशास्त्र का उदय पूछ रहा है तो आप हेडिंग डालने के बाद थोड़ा सा समाजशास्त्र का इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है तथा इसके अंतर्गत समाज का पूरा अध्ययन किया जाता है। समाज एवं सामूहिक मानव जीवन का पूरा अध्ययन किया जाता है और साथ ही श्रमिकों से समाज एवं समूहों में रहते हुए मनुष्य ने जो कुछ भी व्यवहार किया है और व्यवहार को जिस रूप में किया है और व्यवहार जिस रूप में भी प्रकट हुआ है,
उसका भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ से आपके समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो अब देखिए, जब समाज में मनुष्य रहता है, जो चीज़ों को जो व्यवहार करता है, जो क्रियाएं करता है, क्रियाएं करता है, जिसके व्यवहार है उनका अध्ययन जब किया जाता है, तो सदियों से प्राचीन काल से समाज रहा है। तो इस अर्थ में समाज की उत्पत्ति मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही खोज की जा सकती है कि प्रारंभिक काल से ही समाज रहा है। तो समाजशास्त्र का हम कहीं ना कहीं उदय देखेंगे। मगर देखिए, समाजशास्त्र विकसित तो नहीं हुआ था, मगर था तो कहीं ना कहीं 1838 में फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कैम्पबेल ने इस चीज़ को विकसित किया, बताया लोगों को। तो देखिए, जब दार्शनिकों और धार्मिक चिंतकों ने समाज के बारे में चर्चा शुरू की, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के 4 चरण हैं। और समाजशास्त्र की जो ये उत्पत्ति के 4 चरण हैं, इन 4 चरणों से होकर के समाजशास्त्र का उदय हुआ है। तो हम सबसे पहले प्रथम चरण को देखते हैं, आइए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आंसर में आप एग्ज़ाम में कैसे लिखिएगा कि आपका जो आंसर हो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे और आपको पूरे मार्क्स मिले। देखिए, आप हेडिंग डालिएगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति के चरण, फिर आप लिखिएगा समाजशास्त्र की उत्पत्ति के 4 चरण हैं, फिर वहीं से डायग्राम इस तरह से खींचिएगा, ठीक है। फिर ऐसे एरो 4 लगाइएगा, 4 चरण है तो आपको 4 करना होगा। यहाँ पे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इस तरह से डालकर एक एक के सामने आप पॉइंट बना के चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है क्योंकि मेरी कापी जो नोटबुक है तो सकरी होती है। आपके एग्ज़ाम की कॉपी जो होती है वो चौड़ी थोड़ा होती है, उसका रेशियो ज़्यादा होता है। तो आप उस हिसाब से अपना डायग्राम तैयार कीजिएगा। यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट आंसर करेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो प्रथम चरण की बात करें तो यूनान के जो विद्वान थे प्लेटो, उन्होंने अपनी बुक रिपब्लिक में समाजशास्त्र के बारे में चीज़ों को बताया है। और अरस्तु जो थे उनकी बुक है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, उसमें भी उन्होंने समाजशास्त्र का जैसे कि सोशियोलॉजी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताया है। और देखिए, इस जो चरण था प्रथम चरण, तो इसमें जब भी कोई सामाजिक समस्याएं या घटनाएं होती थी तो उनको समझने के लिए धार्मिक तत्वों का प्रयोग किया जाता था, तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो यहाँ कहीं ना कहीं तर्क में कमी देखने को मिलती थी। लेकिन जब द्वितीय चरण तक पहुँचता है तो द्वितीय चरण 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के समय को समाजशास्त्र की उत्पत्ति का द्वितीय चरण कहा जाता है। और द्वितीय चरण के जो प्रमुख विद्वान थे वो थे दांते एवं एक्यूनस। और देखिए, इन्होंने अब बताया कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और मनुष्य ही कहीं ना कहीं अपने व्यवहारों से समाज को आगे ले जाता है। तो देखिए, समस्याओं को समझने के लिए तर्क को स्थान दिया गया द्वितीय चरण में, जबकि प्रथम चरण में इस चीज़ का अभाव था, तर्क को स्थान नहीं दिया जाता था, धर्म को स्थान दिया जाता। धार्मिक चीज़ों के आधार पर जो भी घटनाएं हो जाती थी, तो जैसे कि लोग बहुत रूढ़िवादी होते थे तो धर्म के आधार पर समझते थे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं विचार किया जाने लगा, तर्क का प्रयोग किया जाने लगा सामाजिक समस्याओं और घटनाओं को समझने के लिए। तो इससे भी कहीं ना कहीं समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ा और समाजशास्त्र धीरे धीरे विकसित हो रहा था। उसके बाद तृतीय चरण आता है और तृतीय चरण को समाजशास्त्र की उत्पत्ति का एक वास्तविक नींव पड़ी। इसी चरण में समाजशास्त्र की उत्पत्ति की नींव पड़ती है, क्योंकि देखिए, ये जो चरण था पुनर्जागरण काल का समय था, 15वीं शताब्दी का समय था। पुनर्जागरण काल यूरोप में होता है। और देखिए, पुनर्जागरण के ऊपर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पूरा डिटेल में। देखिए, पुनर्जागरण से क्या हुआ कि यूरोप के लोग जो सोए हुए थे, सोए का मतलब जो चीज़ों को धार्मिक आधारों पर समझते थे, काफ़ी रूढ़िवादी होते थे लोग और धर्म को ज़्यादा, धर्म का प्रभाव अधिक था, तार्किकता का कम यूज़ करते थे, नए वैज्ञानिक सोच विचार का प्रयोग नहीं करते थे। तो पुनर्जागरण काल जब हुआ, पुनर्जागरण हुआ, लोग फिर से जागृत हुए, तो लोग पुराने विचारों ख्यालों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने लगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगे। और इस समय के जो प्रमुख विद्वान थे वो हॉब्स थे, लॉक थे, रूसो थे। इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके विचारों का और इनका, देखिए, इन लोगों ने एक सिद्धांत पेश किया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इनका ये सिद्धांत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
जैसे कि यूज़फुल रहा समाज को विकसित करने में और लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने में। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र की नींव पड़ चुकी थी, वास्तविक नींव। उसके बाद चतुर्थ चरण, देखिए फ्रांस की क्रांति जो थी और औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में घटित हुई सबसे पहले, तो इन दोनों क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जो कि यूनिट नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति का किस तरह से प्रभाव पड़ा, ज्ञानोदय काल का किस तरह से प्रभाव पड़ा और समाज के ऊपर, और समाज के लोग और भी आगे बढ़ते गए, सोचने का समझने का तरीका बदलता गया। तो इस चरण में आकर के 1838 ईस्वी में फ्रांस के विद्वान ऑगस्ट काम्टे ने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया और यहीं से इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाने लगा। तो इस तरह 4 चरणों से होकर के समाजशास्त्र शब्द की, यानी कि एज अ सब्जेक्ट समाजशास्त्र की उत्पत्ति हो जाती है और आज हम सभी, आप सभी सोशियोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी समाज के आर्थिक पहलू को स्पष्ट कीजिए। देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया समाजशास्त्र के उदय के बारे में, वो आप बढ़िया से तैयार रखिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा क्वेश्चन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछेगा वही मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो फ्रांसीसी समाज का मतलब ये है कि फ्रांस की क्रांति जो थी कहीं ना कहीं समाज पर अपना प्रभाव डालती है, समाज के लोगों को जीना सिखाती है और लोगों को जब फ्रांस की क्रांति घटित होती है तो वहाँ के नागरिकों को पहली बार नागरिकों जैसा एहसास होता है, महसूस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भेदभाव था वहाँ के समाज में। तो यहाँ पर आपसे आर्थिक पहलू की बात कर रहा है कि किस तरह की कंडीशन थी फ्रांस के समाज की, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए लुई 16वें के शासनकाल से ही जो फ्रांस के राजा थे वो कई लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। फ्रांस का कई जैसे देशों के साथ युद्ध चल रहा था और देखिए जब भी किसी देशों के साथ युद्ध चलता है तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है देश की आर्थिक मतलब स्थिति पर, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए खजाने में से खर्च निकालना पड़ता है, बहुत अधिक धन खर्च होता है। तो लुई 16वीं का शासनकाल जब था फ्रांस में, जो कि सभी निरंकुश शासक थे, तो इन्हीं के शासनकाल से राजा जो आ रहे थे वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें काफ़ी धन व्यर्थ हुआ, बर्बाद हुआ। और 1775 ईस्वी जब आता है तो उसमें लुई 14वां की मृत्यु हो जाती है। तो लुई 16वां की मृत्यु के समय जो फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि इसने युद्ध में इतना ज़्यादा धन व्यतीत कर दिया था, ख़त्म कर दिया था बेमतलब। तो देखिए लुई 14वां के बाद लुई 15वां शासक बनता है और लुई 15वां ने स्थिति में सुधार लाने का काम नहीं किया। अब जैसे लुई 14वां ने इतना का धन खर्च किया तो अगला जो शासक आता है वो इसने ये नहीं सोचा कि समाज की स्थिति यानी देश की स्थिति को और मजबूत बनाया जाए। ऐसा न सोचने के बजाय वो लुई 15वां क्या करता है कि महाजनों से उधार लेता है, ऋण लेता है और अपना काम चलाने लगा। तो इस तरह से देखिए राजाओं के ऊपर कर्ज बढ़ता गया और जो सरकारी खजाना था, जब सरकार वहाँ की जो थी दिवालिया होती चली जा रही थी, जब उसके पास धन नहीं होगा वो कर्ज में डूब जाएगी और कर्ज का भुगतान नहीं कर पाएगी यानी पेमेंट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं, दिवालिया यानी इंसॉल्वेंस कहते हैं, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, दिवालिया हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रांस की स्थिति अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। फ्रांस उस समय कितने गहरे, यहाँ पर गहरे है, उस समय फ्रांस कितने गहरे संकट से गुजर रहा था, इस बात की स्पष्ट जानते हैं किस तरह होती है। लुई 16वां का एक कथन है, वो कथन है मेरे बाद प्रलय। तो लुई 15वां के इस कथन से समाज की यानी फ्रांस की समय, फ्रांस जिस संकट से गुजर रहा था उसकी पूरी स्पष्ट हो जाता है। और लुई 16वां एक कमज़ोर शासक था। लुई 16वां के समय में क्या है, क्रांति होती है वहाँ। तो देखिए लुई 16वां जो था बहुत ही कमज़ोर शासक था और लुई 16वां की जो बीवी थी वो बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। तो देखिए जिससे कि फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में प्राप्त हुई, क्योंकि लुई 16वां से पहले जितने भी शासक थे उन लोगों ने इतना खर्च किया था कि सरकार जो दिवालिया हो चुकी थी और ये ऑलरेडी कमज़ोर ही शासक था और इसकी पत्नी इतनी खर्चीली थी कि अपने आप को अपना खर्च पूरा करने के लिए, शाही शौक़ों को पूरे करने के लिए
सरकारी खजाने से, यानी कि देश का जो राजाओं का खजाना होता है वहाँ से पैसे निकाल कर खर्च कर रही थी। तो लुई सोलहवां की जो पत्नी थी महारानी मेरी अंतवानते, ये नाम था लुई सोलहवां की वाइफ का, बहुत अधिक खर्चीली थी और वह अपने शाही खर्चे के साथ साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती है। इस रानी ने मेरी ने एक ऐसा वाक्य बोला था जो कि दुनिया के हर लोग इसको जानते हैं। देखिए, जब फ्रांस की जनता भूखी थी और खाना मांगने के लिए, रोटी मांगने के लिए राजा के महल के बाहर इकट्ठा होकर खाना मांगती है, रोटी मांगती है, तो महारानी ने क्या कहा कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो तुम केक खा लिया करो। अब देखिए, इतनी बेवकूफ़ वाली बात इसने की कि ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। जब ब्रेड खाने के लिए जनता के पास पैसे नहीं होंगे तो वो केक कहाँ से खाएगी। तो ये अपने इस वाक्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है इतिहास में। तो देखिए, कहीं ना कहीं रानी का खर्चा इतना अधिक था और राजा जो था अपनी रानी को बिल्कुल भी खर्च करने से रोकता नहीं था। देश की आर्थिक स्थिति डूबती चली जा रही थी, वो दिवालिया होते चले जा रहे थे। तो उस समय फ्रांस की स्थिति बेहद ख़राब थी। तो आपको यही एक्सप्लेन करके लिखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा देखिए, औद्योगिक क्रांति पर टिप्पणी कीजिए आपका क्वेश्चन है। ओके, तो औद्योगिक क्रांति आप जानते हैं, एक फुल डिटेल वीडियो मैंने औद्योगिक क्रांति पर बना रखी है। आपको मैं लिंक दे दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएगा और फ्रांस की क्रांति से भी आएगा। तो दोनों की वीडियो आपको मैं दे दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, औद्योगिक क्रांति जो थी वो 18वीं सदी में इंग्लैंड में शुरू होती है। सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू होती है और यह आधुनिक आर्थिक विकास की पहली सीढ़ी थी जो आज भी बढ़ती चली जा रही है। बढ़ने का मतलब ये है कि देखिए, डेली नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड से शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति की, लेकिन आज के समय में भी धीरे धीरे क्या, अब तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। औद्योगिकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है और उत्पादन की जो प्राचीन तरीके थे, जिसे हाथों से कपड़े बुनना, कपड़े सिलना, हाथों से उन पर कढ़ाई करना, पेंटिंग करना, सारी चीज़ें, हाथों का स्थान क्या होता है, मशीनें ले लेती हैं। उत्पादन की प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना भी हुई और तेज़ी से उत्पादन होने लगा और मानव के हाथों के श्रम के स्थान पर ऊर्जा चलित मशीनों द्वारा उत्पादन और समस्त देश में यातायात के साधनों का प्रचलन ही वह रूपांतरण है जिसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो पूंजीपतियों का निर्माण हुआ, बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए, बड़े बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे किए गए और जब उद्योग धंधे को करने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, श्रमिक वर्ग ने काम करना शुरू किया। तो इससे क्या था, जो गरीब लोग, जो किसान मजदूर थे, जो अभी तक खेती पर डिपेंड थे, कहीं ना कहीं वो भी अब शहरों की तरफ जा करके कारखानों में मशीनें चलाकर अपना आजीविका चलाने लगे, जिससे कि क्या हुआ कि श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग उभर कर सामने आए और तेज़ी से क्रांति होती गई और हाथों का स्थान, जो हस्तशिल्प कला था, यानी हाथों से जो भी काम किए जा रहे थे आज तक, उनका स्थान बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। इन्हीं सब चीज़ों का जो रूपांतरण है उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। देखिए, जो वीडियो मैंने औद्योगिक क्रांति के ऊपर एक बना डाली है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इतने अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है औद्योगिक क्रांति के बारे में और पूरा नोट्स दिया है, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वैसे तो वो हिस्ट्री में आपको पढ़ना था तो उसमें मैंने पढ़ाया है, मगर आपके लिए यहाँ पर वही चीज़ है, तो आप भी एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दे दूँगी। आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आना है। क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यक्षवाद से काम्टे का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रत्यक्षवाद के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है। देखिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही क्या है, काम्टे का प्रत्यक्षवाद है।
देखिए, काम्टे का ये जो प्रत्यक्षवाद है, मतलब उनका कहना है कि समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी घटित हो रहा है, अगर उन्हें समझना है तो हमें साइंटिफिक मेथड से समझना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से समझना चाहिए। उसी को उन्होंने प्रत्यक्षवाद का नाम दिया है। और उन्होंने उसमें 4 स्टेप बताए हैं कि निरीक्षण करना चाहिए, फिर परीक्षण करना चाहिए किसी भी घटना का जो घटित हुई है, फिर उसका प्रयोग करके यानी कि उसको देखना चाहिए, और फिर उसका क्लासिफिकेशन करना चाहिए यानी वर्गीकरण करना चाहिए। तो उसी को काम्टे का प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। देखिए, काम्टे ने अपनी रचनाओं कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1842 में जो प्रकाशित हुई, तथा द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी जो 1851 में प्रकाशित हुई, इन्हीं 2 पुस्तकों में काम्टे ने अपनी इस अवधारणा की व्याख्या की है। ये बुक आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ऑगस्ट काम्टे की, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है। और यही जो बुक है पॉजिटिव फिलॉसफी, उन्होंने इसी बुक में सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का भी प्रयोग किया है। तो इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिनका ऑब्जेक्टिव्स पेपर होता है उनके लिए भी ज़रूरी है। काम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है विज्ञानवाद, और काम्टे का विचार है कि समग्र ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा क्या है, व्यवस्थित होता है तथा निर्देशित होता है। और यदि हमें उन सभी नियमों को समझना है तो हमें धार्मिक या तात्विक आधारों पर नहीं समझना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा उन्हें समझा जा सकता है। और इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, अगर इनके आधार पर हम उन चीज़ों को समझेंगे तो उसको समझने के बाद जो भी हम उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसे ही प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। यही काम्टे का प्रत्यक्षवाद है। इतना आपने अच्छे से लिख दिया तो समझ लीजिए आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है प्रत्यक्षवाद के कौन कौन से अंग हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एकदम 100% आने हैं आपके परीक्षा में। तो प्रत्यक्षवाद के कौन कौन से अंग हैं, तो देखिए ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद के 3 अंगों को बताया है। 3 अंग इन्होंने स्पष्ट किए हैं। पहला है एक विज्ञान के रूप में, दूसरा है एक धर्म के रूप में, और तीसरा है एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद कैसा है। तो हम तीनों चीज़ों को अभी देख लेते हैं। देखिए, पहला है एक विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद कैसा है। तो ऑगस्ट काम्टे का मत है कि एक विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद जो है अनुभव, अवलोकन, परीक्षण तथा वर्गीकरण पर अधिक बल देता है। क्योंकि देखिए, एक वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने बताया कि किसी घटना का अगर हमें अध्ययन करना है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो साइंटिफिक मेथड हैं यानी कि जो भी निरीक्षण, उसके बाद परीक्षण करना है, फिर उसका प्रयोग करके फिर उसका वर्गीकरण करना है। इन 4 स्टेप को फॉलो करके हमें चीज़ों को समझना है। तो जो एक विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद इन्हीं चीज़ों पर बल देता है। अगला देखिए, एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद कैसा है। तो देखिए, ऑगस्ट काम्टे ने बताया कि एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति चाहता है और दूसरों के आधिकारिक सेवा करना चाहता है। एक धर्म के रूप में क्या चाहता है प्रत्यक्षवाद, कि समाज की भौतिक, बौद्धिक, नैतिक प्रगति हो और दूसरे की आधिकारिक सेवा भी करे। तीसरा पॉइंट है आपका एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद कैसा है। तो देखिए, राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का आशय युद्ध को समाप्त कर विश्व तथा प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों का एक मंडल बनाना चाहता है और समाज में परिवर्तनों के लिए हिंसात्मक उपायों का विरोधी है। जो भी हिंसात्मक उपाय हैं समाज में परिवर्तन को ले आने के लिए, बदलाव अगर लाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़े तो प्रत्यक्षवाद उसका विरोधी है। तो इस प्रकार काम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है एक विज्ञान, धर्म और राजनीति तीनों रूपों में है और यह प्रेम, व्यवस्था, दर्शन, प्रोत्साहन में विश्वास करता है और दूसरों के लिए भी जीना इसका लक्ष्य है। तो इन 3 चीज़ों को बताया उन्होंने प्रत्यक्षवाद के अंग हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एकदम 100% पेपर में आना ही आना है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक तथ्य को परिभाषित कीजिए। तो सामाजिक तथ्य क्या है। देखिए, सामाजिक तथ्य के ऊपर इमाइल दुर्खीम ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इस पर उन्होंने अपनी अवधारणाएँ दी हैं। तो सामाजिक तथ्य से भी क्वेश्चन ज़रूर आएगा। देखिए, हर यूनिट में अलग अलग विद्वानों के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, अवधारणा आपको पढ़नी है।
तो हर यूनिट से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस तरह की वीडियोस मैं अभी और लगातार आप लोगों के लिए ले आऊँगी ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए अपलोड कर दूँगी ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें जैसे पिछले सभी सेमेस्टर में आप कर रहे थे। तो देखिए सामाजिक तथ्य को कैसे परिभाषित करेंगे आप। देखिए दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने का वो प्रत्येक तरीका है, चाहे वह निश्चित हो या नहीं हो, जो व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने की क्षमता रखता हो। तो यही चीज़ें उन्होंने सामाजिक तथ्य के ऊपर बताई हैं। दुर्खीम ने एक अन्य स्थान पर सामाजिक तथ्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि देखिए अलग अलग जो जहाँ पर उन्होंने अपने विचार दिए अपने पुस्तकों में, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विचार देते हैं ना विद्वान लोग सामाजिक तथ्य पर। अब इमाइल दुर्खीम ने अन्य स्थान पर लिखा है कि कार्य करने, विचार करने, अनुभव करने के वे माध्यम सम्मिलित हैं जो व्यक्ति के लिए बाह्य होते हैं तथा जो अपनी दबाव शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। तो सामाजिक तथ्य के बारे में पूछेगा आपसे तो आपको यही लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में अंतर बताइए। अंतर 100% पूछेगा। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में अंतर 100% आना ही आना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए या नोटबुक में कहीं नोट कीजिए ये क्वेश्चन आपका। देखिए यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में प्रमुख 5 अंतर निम्नलिखित हैं और उन 5 अंतर को ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला है कि यांत्रिक एकता व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ देती है, जबकि सावयवी एकता जो है एकता में सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ते वो समाज से, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, जबकि यांत्रिक एकता में एकदम सीधे प्रत्यक्ष रूप से वो समाज से जुड़ जाते हैं। दूसरा अंतर है कि यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होती है, जबकि सावयवी एकता में कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है। तीसरा अंतर है यांत्रिक एकता का आधार समाज में व्याप्त समानता है, तो सावयवी एकता पर आधार भिन्नता और विशिष्टता है। चौथा अंतर है कि यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सावयवी एकता की प्रतिकारी कानूनों में होती है। और पांचवा अंतर है यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है, तो वहीं जो सावयवी एकता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता सभी पर बल देती है। तो देखिए ये 5 अंतर वेरी इंपॉर्टेंट हैं इनमें और आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा। तो अगर आप इस तरह पॉइंट के थ्रू नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से आप देखिए पहला पॉइंट, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ का नज़र आ रहा है ना, कॉमा जहाँ तक लगा है एक है यांत्रिक एकता के बारे में, उसके बाद सावयवी एकता के बारे में। तो आप इस तरह से बीच में लाइन खींच करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग हेडिंग डाल के पॉइंट को अलग अलग भी मेंशन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताए हैं आप इनको एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा और ऐसी ही वीडियोस लगातार मैं आपकी अपलोड करूँगी और हर सब्जेक्ट की अपलोड करती हूँ ताकि आप हर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आप सक्सेस मास्टर पॉइंट के साथ जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए। बेस्ट ऑफ लक। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।